Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एक इम्पॉर्टेंट जुज़्व है या हिस्सा है, उस कार्बन में ही हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे मिसाल के तौर पर मीथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन का जो स्ट्रक्चर है और जो उसकी शेप है, वो कैसे हाइब्रिडाइजेशन की बिना पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि आखिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में पढ़नी पड़ती है या हम बाज़ दफ़ा इसको निगलेक्ट भी करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की तादाद है वो जस्ट 2 है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 है। बहरहाल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो पता लगेगा 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz। जहां जहां हमने 2 लिखा है, यानी कि 2px, 2py, 2pz और 2s, ये कार्बन का वैलेंस शेल है और कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1, 2, 3, 4 है। यानी ये वाली बात तो सब जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 होती है और टोटल मिलाकर 6। एक बात याद रहे कि वैलेंस शेल ही वो शेल होता है जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इसलिए आपने 1s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपने जहन से निकाल कर समझना है कि बाकी सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 4 हैं। लेकिन गौर किया जाए तो आपको s में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, जबकि 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट ईयर, उसके मुताबिक ये कहा जाता था कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे वो ही वैलेंसी को शो करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें 2px और 2py हाफ फिल्ड है, जबकि 2s फुल फिल्ड है। इसका मतलब है कार्बन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इस तरह कार्बन की वैलेंसी 2 होगी, यानी कार्बन इज अ डाइवैलेंट एटम। लेकिन आप सब जानते हैं कि कार्बन जब भी वैलेंसीज बनाता है तो वो 4 वैलेंसी बनाता है, यानी कार्बन इज नॉट अ डाइवैलेंट बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब हमें ये बात समझ में आने लगी कि सिंपल एक्सप्लेनेशन के जरिए से हम कार्बन की 4 वैलेंसीज या टेट्रावैलेंसी साबित नहीं कर सकते। फिर कैसे करें? इसके लिए हमें एक थ्योरी मिली और थ्योरी का नाम था ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जिसके मुताबिक अगर हम इस एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन कर दें तो कार्बन की 4 वैलेंसी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हुए आपने जस्ट सिंपल सी बात अपने जहन में रखनी है, वो ये कि देखिए भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं अपनी फर्स्ट ईयर क्लास में कि क्या डिफरेंस होता है एक बड़े ऑर्बिट और एक छोटे ऑर्बिटल के अंदर। यानी अगर हम मानते हैं कि हमारे पास KLMN ऑर्बिट्स हैं या शेल हैं, तो उनके अंदर मजीद सब शेल ऑर्बिटल्स भी हैं और ASPDF हैं। और अगर हम S और P, जो ज़्यादातर हम इस क्लास में पढ़ते हैं, देखें तो P में मजीद भी हमें छोटे छोटे शेल मिलते हैं या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान मुख्तलिफ ओरिएंटेशन में होता है, जिसको हम XYZ से शो करते हैं। इस तरह P अकेला P नहीं रहता, बल्कि PX, PY और PZ बन जाता है। बहरहाल इस चीज़ के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर बस इतना बताने वाले हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ख़ास ऑर्बिटल्स में हैं और वो ऑर्बिटल चूंकि किसी एटम का हिस्सा है इसलिए उन्हें बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा और 2p की एनर्जी सबसे ज़्यादा। ये एनर्जी लेवल को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया। चूंकि ये रेड लाइन मैंने सबसे ऊपर बनाई है, इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी का डिफरेंस है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो 1s है इसकी लोएस्ट एनर्जी है और ये पहले शेल में है। इस तरह 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा एनर्जी
2p की है। ये वाली बात याद रखें कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है वो लेस स्टेबल होते हैं और जिनकी एनर्जी कम होती है वो मोर स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई द ऑर्बिटल्स और शेल्स नियर टू द न्यूक्लियस आर मोर स्टेबल। बहरहाल ये गुफ्तगू मज़ीद आप कर सकते हैं अगर आप शेल्स और सब शेल्स के बारे में पढ़ें, लेकिन अब तक हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है वो ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के हैं। और एक बात साथ साथ मजीद ऐड कर लें कि उनकी शेप भी मुख्तलिफ है। जैसे मिसाल के तौर पर एस की शेप स्फेरिकल होती है जबकि पी की शेप डम्बल शेप होती है जिसके अंदर दो आपको इस तरह से लूप नजर आएंगे। बहरहाल मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ। अब आप डिफाइन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। आप बोलेंगे ये एक ऐसा अमल है जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी शेप भी और उनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ होगी। ये आपस में कंबाइन करेंगे, यानी आप सोच सकते हैं कि S और P आपस में कंबाइन करेंगे। S और P कंबाइन करेंगे, दैट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन की टाइप हमने SP के हिसाब से रखी है। इट मे बी sp3, sp2 और sp, पर इनमें फ़र्क क्या है और ये कैसे की जाती हैं ये हम आगे जाकर देखते हैं। बट अभी तक हमें ये समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ शेप या डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी आर कंबाइंड, मिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरमिक्स। तो कुछ भी आप बोलें, इंटरमिक्स, मिक्स, कंबाइंड, टू फॉर्म, यानी अब दोबारा से मिलकर कुछ नया बनने वाला है जिसके अंदर आपको कुछ यूं लिखना पड़ेगा, सेम शेप एंड सेम एनर्जी, यानी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। यानी अगर मैं इसको बिल्कुल सादा तरीके से बताऊं कि हमारे पास एक S है और हमारे पास एक P है, अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो S ना इस शक्ल में रहेगा ना P अपनी शक्ल में रहेगा, बल्कि एक नई शक्ल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे ऐसी शक्ल जिसमें एक डंबल या एक लूप बड़ा होगा और एक दूसरा साइड छोटा होगा। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास अगर दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं या इंटरमिक्स कर रहे हैं तो दो ही नए बनेंगे और उनकी जो शेप होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी। तो अब तक मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ शेप एनर्जी, डिफरेंट ऑर्बिटल्स किस एतबार से डिफरेंट होंगे, दे हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। तो आप बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस in which orbitals of different shape and energy intermix to form orbitals of same shape and same energy। ये थी जी छोटी सी बात, अभी समझ में इतनी अच्छी नहीं आई है, बट इतना समझ में आ गया है कि कुछ मिक्स होगा और कुछ नया बनेगा। जितने हिस्से मिक्स होंगे या ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही आपके पास नए बनेंगे। अब हम चलते हैं वापस अपने कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और यहाँ पर आपको समझने वाले हैं अहम बातें। आप यहाँ पर कुछ यूं लिख लीजिए कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है। 2s से स्टार्ट कर रहे हैं, 1s भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता और हम बॉन्डिंग के एतबार से ही शेप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप बेशक ना लिखें या लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 2s2 जो कि वैलेंस शेल का हिस्सा है। इसी तरह 2px, 2py और 2pz, 2px, 2py एंड 2pz। आपने देखा कि मैंने इनका लेवल थोड़ा डिफरेंट रखा है, ये नीचे और ये ऊपर, ताकि एनर्जी आपको समझ में आ जाए, मतलब लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी। बाकी इलेक्ट्रॉन की तादाद वैसे रखेंगे, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 0 या कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। ये वही पुरानी बात कर दी है। अब आपने चलना है इससे आगे की जानिब। वो क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बता रही है कि कार्बन डाइवैलेंट है, लेकिन हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे शेल से ही लेकिन एक ऑर्बिटल से निकलकर दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले आपको जो ये स्टेट दिखने वाली है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा देन इट विल कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं 2s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आगे जा चुका, और फिर उसके बाद 2px1, 2py1 एंड 2pz1। इलेक्ट्रॉन ने जंप करके यहां पर पहुंच गया, मतलब उसको एक्साइटेड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं आपसे कहूं कि शेप क्या होगी, भाई शेप उसी तरह से ही S की शेप स्फेरिकल होगी, ठीक है, गोल बॉल की तरह, और P की जो शेप है वो डंबल है। लेकिन चूंकि यहाँ पर X, Y और Z तीन किस्म की ओरिएंटेशन है, तो आप समझ लीजिए ये आपको मैंने X, Y और Z एक्सिस दिखाए हैं। इन एक्सिस पर आप डंबल शेप को ड्रॉ करें।
मान लीजिए कि ये हमारे पास x है, तो ये आपके पास एक डंबल x पर, ऊपर से नीचे y है, तो एक डंबल आप यहां पर लगाएंगे y। इसी तरह से ये हिस्सा आपके पास अगर z है तो z पर भी आप एक डंबल लगाएंगे। इसका नाम वही है जो ऊपर लिख दिया गया है। इसका नाम 2px, इसका नाम 2py और इसका नाम 2pz। जिन लोगों को ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं या कह लीजिए ओरिएंटेशन है ये समझ में नहीं आती, तो वो कुछ ऐसे सपोज कर लेंगे कि आपके पास ये x है, ये आपके पास, जैसे मैंने x ऐसे बनाया है, ये आपके पास y है और z आपके पास ऐसे है। तो ये आपने बड़े एहतियात से ध्यान में रखना है। तो एक जो डंबल है वो आपके पास कैसे है, इस तरह से, एक ऊपर से नीचे और एक पीछे आगे, मतलब आप कह सकते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। लेकिन एक बात याद रहे कि इसमें कोई शर्त आयत नहीं है कि आपने इसका नाम ही y रखना है और उसका नाम ही x। सपोज कर लीजिए इसका नाम हमने x रख लिया था, लेकिन जो एटम है वो घूम गया और अब ऐसे हो गया। अब आपको लगता होगा ये z है, नहीं, ये वही x ही है। ये हर ओरिएंटेशन में आपको मिल सकता है। तो किसी को भी x, किसी को y और किसी को z सपोज कर सकते हैं किसी भी वक्त में। तो ये कोई पक्का नहीं होता कि आप इसको लिखें px की जगह पे आप py भी लिख सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी इसी तरीके से होगी कि आप उसको एक्स वाई जी में ले जा सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं एक से दूसरे में। बहरहाल ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही, आगे जाके कुछ इसके बारे में समझा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया कि ये देखें जी, ये हैं जी डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो कि ग्राउंड स्टेट में थे और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए, और ये है जो उनकी शेप, चूंकि ये शेप इन शेप से मुख्तलिफ है। तो अब करना क्या है, अब हमें करना है ये है कि हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट करना है। जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये एक S और 3 P, मतलब 1S and 3 P's, Px, Py, Pz are combined to form a new hybridized orbitals। आसान लफ्जों में कहें तो भाई तब्दील शुदा ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। वो कुछ ऐसे आप लिखेंगे, चूंकि आप एक S और 3 P को मिला रहे हैं तो इस तरह से कुल कितने ऑर्बिटल हुए, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और 4 ऑर्बिटल्स ही वापस बनेंगे। तो आपने 4 नए बनाने हैं। अब उनका नाम तो जाहिर सी बातें बदलने होंगे, तो नाम कैसे बदलेंगे, नाम कुछ ऐसे sp3, क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ने हिस्सा लिया है, इसलिए जो नए 4 बनेंगे उन चारों का नाम सेम टू सेम होगा, क्योंकि उनके शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी, तो फिर नाम भी आप सेम रख सकते हैं। तो भाई अब आपके पास 4 यानी FOUR 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये आपके पास 4 क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब आते हैं इनकी शेप पर कि शेप कैसे आप बनाएंगे। इन चारों के लिए आप ऐसा ही लिखें 1 2 3 यानी x y और z एक्सिस। यही चीज आप यहां पर भी दिखा सकते थे, किसके लिए, S के लिए, लेकिन अब कोई S नहीं रहा, अब sp3 है। अब आपने करना यह है कि कुछ शेप ऐसे बनानी है। आप डिफरेंट ओरिएंटेशन में भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट सिंगल ओरिएंटेशन में सब दिखा रहा हूं और बाद में उसको रीअरेंज करूंगा ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। अब मैंने आपको कुछ ऐसा दिखाया है कि सब के सब सेम शेप के हैं और इन सब की एनर्जी भी सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल अब एक एनर्जी लेवल पर है। ठीक है, और एक बात याद रहे, जैसे मैंने आपसे कहा, आप कहें कि ओरिएंटेशन इनकी क्या सेम है, क्या ये सब इसी तरह ही है एक्स एक्सिस पर, नहीं, आप समझ लीजिए कोई एक्स एक्सिस पर है, कोई वाई एक्सिस पर है, कोई इनके दरमियान में भी है, क्योंकि जो हमारे पास ओरिएंटेशन है कभी वो ऐसे है, वो ऐसे भी है और ऐसे भी है, जैसे मैंने अभी कोई बात बताया। लेकिन आपको आसानी की खातिर ये कह दिया है कि सबकी जो शेप है वो सेम है और आपको वो दिख भी एक वक्त के लिए सेम रहे हैं। अब करना क्या है, जो असल बात आपको समझनी है वो ये कि ये सब कुछ किसके लिए किया गया है, कार्बन के लिए। तो कार्बन का एटम पहले कुछ ऐसे था, देखो मैं बनाकर दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस था, इसके गिर्द S ऐसे था, Px, Py और Pz को हम ऐसे बना लेते हैं रिस्पेक्टिवली, ये इसकी शेप थी। लेकिन अब हमारे पास कार्बन की एक नई शेप बनी है, कब, जब हमने इस तरह से नई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए हैं। चूंकि ये अब हाइब्रिडाइज स्टेट है तो आप लिख सकते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट, यानी अब 3 स्टेट हो गई, एक ग्राउंड स्टेट,
जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो एक्साइटेड स्टेट, और जब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुई तो हाइब्रिडाइज स्टेट। ये जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं ये उस वक्त थे जब अनहाइब्रिडाइज थे, और यही शेप इनकी अब कुछ ऐसे हो गई है जब वो हाइब्रिडाइज स्टेट में आए हैं। इसको थोड़ा जोड़ के बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास यही दरमियान में एक क्या है, न्यूक्लियस है। अब इस 1 2 3 4 को आपने वापस अरेंज करना है कुछ ऐसे। ये देखें, ये एक और इसका दूसरा हिस्सा छोटा सा ऐसे बना लीजिएगा। ये एक कंप्लीट हो गया। अब अगली वाले की बारी, वो भी इसी शेप में है पर उसकी ओरिएंटेशन चेंज रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे, फिर तीसरे की बारी और फिर आखिरी वाले की। तो ये आपके पास एक नई शेप है। अगर इसको आप गौर से देखें तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, जिनके कॉर्नर मिलाएं तो आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिख रही है। मान लीजिए अब आपको ये समझ में नहीं आई, आप इसे कुछ ऐसे सपोज करेंगे। ये आपके पास ऊपर वाला हिस्सा है, फिर नीचे 3 है, कुछ ऐसे। देखें 1 2 3 4। अगर हम यहां से लेकर यहां तक चलते हैं तो हमारे पास फासला बराबर है। उतना ही फासला यहां से लेकर यहां तक है, उतना ही फासला यहां से यहां तक है, और इतना ही फासला यहां से यहां तक है। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल है। और इसकी अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल हमारे पास है 109.5 डिग्री। तो ये आपके पास हुआ सिंपल सा स्ट्रक्चर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है तो समझें आपको 50% समझ में आ गई है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल कोट करते हैं, जैसा कि मीथेन का फार्मूला सब लोग जानते हैं और वो है जी CH4। अगर मैं कहूं कि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो आपको नजर आ रहे हैं। आपने करना यह है कि कार्बन की वैलेंसी 4 तभी होती है जब हम कुछ ऐसे करते हैं। भाई ऐसे करने से हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखें S में, P में, PY में और PZ में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब मान सकते हैं कि इन सब के पास यानी sp3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, sp3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, sp3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी। तो सारे ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसको आप यहां भी ऐसे शो कर सकते हो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक स्पिन खास तरीके से शो कर दें ताकि नजर आता रहे। ये आपके पास और ये भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स में है। तो अब ये सारे के सारे हाफ फिल्ड हैं। इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास 4 के 4 वापस मैंने बना दिए जैसे यहाँ पर हैं। आप चाहें तो छोटा वाला लूप ना बनाएं अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है। बहरहाल ये उसी तरह से मैंने बना दिए जैसे यहाँ पर दिखाए थे, पर यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बट ये दिखा रहा हूँ, ये दिखाना जरूरी नहीं होता वैसे, लेकिन आपकी खातिर बताया जा रहा है कि इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब सपोज कीजिए आपके पास कौन आया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1, यानी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक स्फेरिकल s है और उसके पास उस s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप कितने यहाँ पर वो स्फेरिकल s ला सकते हैं। कार्बन के पास जिस तरह स्फेरिकल s है इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी है, लेकिन इसके स्फेरिकल s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन अपना s लेकर यानी गोल स्फेरिकल लेकर इसके पास आता है और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इस तरह कार्बन के ये न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी होगा, इसी तरह से यहां पर भी होगा और इसी तरह से यहां पर भी होगा। इस तरह से आपके पास एक नई ज्योमेट्री बनेगी। ये वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एंगल वही 109.5 डिग्री है, लेकिन ये कंप्लीट मॉलिक्यूल दिखाया गया है। यहां पर आपको दिखाया गया था कि कार्बन के एटम में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है और वह किस तरह की शेप बना सकते। इसी शेप की बिना पर वो 4 हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब हर हाइड्रोजन के साथ एक एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और एंगल 109.5 डिग्री होगा। आपको चाहिए कि इसको लिखें, यानी आपको वे पूछता है कि CH4 में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप कहेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हासिल होती है। लेकिन अगर मैं इसी तरह एक मॉलिक्यूल और भी आपको बता दूं, जैसे कि मिसाल के तौर पर इथेन, तो वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले इथेन का फार्मूला देखें, CH3 और CH3 या C2H6। अब आपके पास अगर ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल की आप ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप कैसे ड्रॉ करेंगे। ये बहुत आसान है। इसमें 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन की वैलेंसी
चार चार होगी। और क्या मामला होता है जब भी किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बता देंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। ये वैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी सिखाया था, वहाँ पे आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वीबीटी में जाकर देख सकते हैं। स्पेशली वीबीटी में मैंने आपको ज़्यादा समझा चुका हूँ, लेकिन अगर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, परेशान ना होइएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो कोई इशू नहीं है। जब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं कार्बन के गिर्द, इसका मतलब ये होता है कि वो sp3 ज्योमेट्री ही बना रहा है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड भी आ जाए तो फिर sp2 और sp ज्योमेट्री भी हो सकती है। तो बहरहाल sp3 ज्योमेट्री है क्योंकि हर कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्ड के जरिए से जुड़ा है। बहरहाल इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब देखिए इसकी ज्योमेट्री, जो आपके पास एक कार्बन की ज्योमेट्री है वो आप दो दफा यहाँ पर बनाएंगे। मैं बनाकर दिखाता हूँ। ये आपके पास एक डंबल, ठीक है, इसका इस साइड बना लें बेशक, ये वाला मैंने हिस्सा बनाया है। अब बाकी 1 2 3 भी यहाँ बना लें और ये आपके पास चारों के चारों यहाँ पर बन गए। यानी बस इतना किया है कि इस डायग्राम को, रेड वाली डायग्राम को, कार्बन की डायग्राम को हमने थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया है। अब ये एक कार्बन के लिए अगर मैं आपको कहूं कि दरमियान में मिसाल के तौर पर मैंने क्या रखा हुआ है कार्बन, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ये एक कार्बन है, दूसरे कार्बन को भी इसी तरह ड्रॉ करें। ये आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहाँ भी सिमिलरली मैंने दरमियान में कार्बन पुट कर दिया है ताकि आपको ये शक्ल सिमिलर लगे। यानी अब हमने क्या किया है, 2 टेट्राहेड्रॉन एक साथ मिला दिए हैं। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो दरमियान में एक बॉन्ड बना। सिमिलरली बाकी sp3 ऑर्बिटल्स के अंदर या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो जो आने वाले हाइड्रोजन है उनके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन एक कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन ही कोवलेंट बॉन्ड बना पाएंगे और ये कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। ये दोनों तरफ मैंने ऐसे कर दिया है ताकि आपको 3 हाइड्रोजन दिख सके। तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर एक कार्बन अपने अपने हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 3 सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहे हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड की तादाद 7 है, 3 + 3 6 और एक 7। लेकिन इसमें एक बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान है और बाकी जो 6 सिग्मा बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। अब बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। देखें, अगर मैं कहूं कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक कार्बन ये रहा, इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और दूसरा एक और एक, इन दो का जिक्र कर रहे हैं। ये दोनों अगर ऐसे आमने सामने से आते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैप, या आप कह लीजिए कि ये हेड ऑन अप्रोच है, तो फिर बनने वाला जो बॉन्ड होगा इस तरीके से वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। बिल्कुल सेम टू सेम अगर हम बात कर लें कोई भी कार्बन के एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रेड कलर में और हाइड्रोजन जो वो भी सामने से ही आ रहा है, इसलिए ये भी हेड ऑन अप्रोच है और इस तरह की लीनियर ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो इस मॉलिक्यूल में सातों के सातों जो बॉन्ड है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का तस्वर आपको जरूर समझ में आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगी और आपको अब वो खुद ब खुद आ जाएगा अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अगर आप देखें तो आपको नाम से ही शो होगा, एक s और 2p हिस्सा लेंगे जस्ट, यानी एक s और 2p जस्ट इतना हिस्सा लेंगे। अगर ऐसा हो कि ये 3 यानी एक s और 2p, एक s और 2p हिस्सा लें तो आपके पास इस ही तरह के ही नए ऑर्बिटल मिलेंगे। लेकिन अब के बार यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो उनका नाम होगा वो sp3 की बजाय क्या होगा भाई, sp2 और sp2। जबकि हमारे पास चौथा वाला चूंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया है उसको आप एज सच ही यानी 2pz1 लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक s और 2p ही हिस्सा लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और इस तरह से चूंकि 3 हिस्सा लेते हैं तो 3 ही नए बनेंगे और तीनों का नाम इसी बुनियाद पर होगा, यानी एक s और 2p हिस्सा लेते हैं तो sp2 sp2 sp2। sp3 में भी ऐसा था कि उस चूंकि एक s और 3p हिस्सा लेते थे तो sp3 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 नाम रखा गया था। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में
आप किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे? भाई बड़ा आसान सा है। यहाँ पर हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, तो हमने कार्बन की 4 अरेंजमेंट की थी। अब के बार क्या करेंगे? अब के बार हम सिर्फ 3 अरेंजमेंट्स करेंगे, यानी 1 2 और ये आपके पास 3। यानी मान लें कि दरमियान में कार्बन का न्यूक्लियस है, तो ये आपके पास खास किस्म की अरेंजमेंट है जो कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अगर बात समझ में नहीं आई तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास जस्ट 3 बॉन्ड्स हैं, अपना 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, तो आप उनमें से 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3, ऐसे ये एक ही प्लेन में है। तो अब क्या होगा, अगर आप इनका एंगल देखेंगे टोटल 360, और अगर 3 में डिवाइड कर दें तो 120 120 120। तो ये आप यहां पर जैसे यहां कह रहे थे 109.5 डिग्री, तो आपको यहां पे कहना पड़ेगा 120 डिग्री का एंगल है। जो आपके पास ज्योमेट्री है ये आपके पास क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि भाई ये 1 2 3 जो कि अब sp2 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 कहला रहे हैं वो तो हमें नजर आ रहे हैं ये रेड कलर में। जो ये 2pz है जो इस जैसा है डम्बेल शेप, वो कहां पर है? तो आप कहेंगे या मैं आपसे ये कहूंगा कि हाँ वो है। वो कहां पर है? वो इस जगह पर। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो आखिर में डम्बल शेप है वो कुछ ऐसे है कि आधा इधर है और आधा उस साइड पर है। थोड़ा सा इसको हम ड्रॉ करते हैं तो वहां पर समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें इथीन की एग्जाम्पल। पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि डबल बॉन्ड है। एक्चुअली जब हम इस मॉलिक्यूल को वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में समझते हैं तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ड्रॉ करना मुश्किल हो जाती है। यानी अब हम क्या करें कि अगर ये वाली एक्सप्लेनेशन इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन ना करे तो क्या करें? फिर हमें थोड़ा सा चेंज लेके आना पड़ा। वो चेंज यही था कि हम ये कहने लगे कि यहाँ पर सिर्फ एक s और 2p हिस्सा लेते हैं, जबकि 2pz जो आपके पास एक ऑर्बिटल है या आप कह लीजिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कंप्लीटली हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सका, एज सच है जैसे पहले डम्बेल शेप था, तो वो आपके पास एक नए किस्म का बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। यानी अगर कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड्स हैं तो उनमें यकीनन एक सिग्मा होगा जो कि हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा और एक पाई होगा जो पैरेलल ओवरलैप से बनेगा। इसी तरह 3 हुए तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। फिलहाल मैं आपको पाई भी समझाता हूं, सिग्मा मैं आपको थोड़ा बता चुका हूं। जैसे मैंने कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ऐसे बनाया है ट्रायंगुलर प्लेनर, इसको 2 दफा बनाए क्योंकि कार्बन आपके पास यहां पर 2 हैं, 1 2 3। और बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी 1 2 और ये आपके पास 3। इस तरह सेम टू सेम हमने 2 दफा बनाया। एक बात याद रहे कि इन सब के पास भी यहां की तरह एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब sp2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस sp2 के पास भी, इस sp2 के पास भी, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, जो हम यहां पर ऐसे करके दिखा सकते हैं। 3 उसके और 3 इसके। इस तरह इस कार्बन, जिसे यहां मैं लिख देता हूं कार्बन, और इस कार्बन के दरमियान क्या है? शेयरिंग हो गई है और एक नया बॉन्ड बन गया है। असल में यहां पर हम लफ्ज शेयरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं पर ये एक प्रॉपर वर्ड नहीं है। जब हम इस तरह स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो हमारे पास एक और वर्ड अहम है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैप होता है। अगर आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश करूं तो समझें, ये कार्बन का एक एटम है और ये दूसरा कार्बन का एटम है, तो यहां ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा हिस्सा है जो कि ओवरलैप्ड है एक एटम का दूसरे एटम के साथ। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ओवरलैपिंग। हम यहाँ पर शेयरिंग का लफ्ज कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि आप पहले शेयरिंग को पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ समझाना थोड़ा आसान रहता है। इवन कि बहुत सारी बुक्स इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर नहीं दिखाती हैं, बस क्या देती हैं कि ओवरलैप हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर जो ओवरलैप नजर आ रहा है वो कुछ कैसा है? वो कुछ ऐसा है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के सामने बिल्कुल लीनियर ओवरलैप कर गया है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन अभी मजीद 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो हाइड्रोजन यहां पर अपने स्फेरिकल हाइड्रोजन या स्फेरिकल ऑर्बिटल के जरिए से आएगा और लीनियर ओवरलैप करने के बाद एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कुल सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के 2 होंगे और दोनों कार्बन के मिलाकर
4 आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 5वां सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है। तो आपको बिल्कुल यही सब कुछ देखने को मिल रहा है ऊपर नीचे, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं ये एटम की जो बाउंड्री मैंने बनाई थी, ये इमेजिनरी होती है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो चौथा ऑर्बिटल, कौन सा, 2pz। ये 2pz को आप कैसे दिखाएंगे? आप इस 2pz को ऐसे दिखाएं कि देखें ये है इसका पिछला हिस्सा और ये है इसका अगला हिस्सा। इस कार्बन पर भी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे शेड कर रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये 2 हैं, ये 1 है। हालांकि यहां पर आपको एक एक इस तरह नजर आ रहा है, पर ये मुकम्मल डंबल शेप है इस तरह का। यानी sp2 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 पहले तो ऐसे ही थे, यानी sp2 और s की शक्ल, s आप कह लीजिए py pz और s की शक्ल में, लेकिन बाद में तब्दील होकर उनकी शक्लें ऐसी हो गई, सिंगल सिंगल, मतलब लूप बड़ा और एक छोटा। लेकिन ये चूंकि इस प्रोसेस से नहीं गुजरा, एज सच आपको नजर आ रहा है, तो इसकी शक्ल भी ऐसे ही रहेगी। इसलिए आपको मैंने मुकम्मल तौर पर इसका एक लूप और दूसरा लूप दिखाया। सेम टू सेम दूसरे कार्बन पर भी ऐसा है। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो वो यूं समझे कि देखो भाई, ये वही 1 2 3 था जो हमने कहां पे लगाया, ये रेड कलर के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास मैं अब बना रहा हूं ये ब्लू कलर का कुछ ऐसे है, यानी पीछे भी है और आगे भी है। अब पीछे वाला इस कार्बन का दूसरे कार्बन के पीछे वाले Z से या 2pz से क्या करेगा, ओवरलैप मिलेगा, और आगे वाला आगे से। इसको दिखाने की खातिर हम सादा सा लाइन लगा देते हैं ऐसे करके, ताकि पता चले कि ये ओवरलैप हो रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि असल में हुआ ये है कि ये, अब सिर्फ ब्लू ब्लू को सोचिएगा, मतलब ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, ये 2 ब्लू हैं, कैसे आ रहे हैं, ऐसे, ऐसे नहीं आ रहे, ऐसे, यानी चाहे आप उसे यूं कह लीजिए, ऐसे हैं एक्चुअली, ये ऐसे आ रहे हैं। भाई ऐसे क्या है, ये है जी साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। जब साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो इस तरह से बनने वाला बॉन्ड पाई होता है। एक बात याद रहे, इसके 2 लूप हैं, पीछे भी हैं और आगे भी हैं, लेकिन ओवरलैपिंग सिंगल है, इसलिए बॉन्ड भी सिंगल बनेगा। मतलब आप ये सोच रहे हो शायद कि एक ओवरलैप पीछे हुआ है एक आगे, नहीं, ऐसा नहीं, ये दिखाने के लिए ऐसा दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये ऐसे ओवरलैप है। अगर मैं थोड़ा सा आपको जरा समझा दूं, ये कुछ इस तरह भी दिखाया जा सकता है कि ये ऐसे था और एक ऐसे था, फिर ये इसके साथ मिला, कैसे करके, कुछ ऐसे करके, और नीचे वाला नीचे के साथ ऐसे करके। बेशक समझ लीजिए ये हिस्सा पीछे है और ये हिस्सा आगे है, और आगे वाली एग्जांपल में जब मैं आपको sp के बारे में बताऊंगा तो उसमें ऊपर और नीचे भी इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। तो ये सिंगल ओवरलैपिंग है, ये दरमियान में नोड होता है। तो बहरहाल ये आपके पास क्या लाया, पाई बॉन्ड। अब जी बल गया एक और मॉलिक्यूल, ये जो मैंने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताई है ये वही ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसमें जो एंगल है बेटा वही 120 डिग्री है। अब आते हैं अपने लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। दैट हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि मैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहा हूं तो आपको वो कुछ ऐसे दिखेगी, यानी बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेनेशन करेंगे जैसे हमने sp2 के लिए की थी। मैं आपसे अब कहूंगा कि अब के बार जो हमारे पास मिलने आ रहे हैं वो जस्ट एक s और एक p है। इस तरह से ये 2 ही आगे जाकर क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे और इस शक्ल तक पहुंचेंगे। यानी सिर्फ अब हमारे पास 2 डंबल जो कि अब लूप बन गए, सिंगल सिंगल, एक छोटा एक बड़ा, वो आगे जाएंगे। और अब जो हम नाम रखने वाले हैं, जाहिर सी बात है जब एक s और 2 p मिले थे तो sp2 रखा गया था। अब हमारे पास क्या है, एक s और एक p मिल रहे हैं। भाई एक s और एक p मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 2 ही नहीं बनेंगे। sp2 कब बना था, जब एक s और 2 p मिले थे, तो कुल 3 मिले थे, 3 ही नहीं बने थे, ये 1 2 3 नहीं बने थे। अब एक s और एक p मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, तो 2 ही नहीं बनेंगे ऑर्बिटल्स, और ये कुछ ऐसे हैं, इनको हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं, sp और sp। और बाकी क्या होगा भाई, बाकी एज सच ही यहां पर आप लिख देंगे, यानी इसका नाम रख सकते हैं 2py, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 2pz, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी sp के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे sp के पास भी एक इलेक्ट्रॉन।
अब ये वही चार आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, दो हाइब्रिडाइजेशन से गुजरकर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, जिनकी डायग्राम हम कुछ ऐसे बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। दरमियान में कार्बन का न्यूक्लियस है समझ लीजिए, और आपके पास ये दो अरेंज करें। ये दो अरेंज करेंगे तो एक आपके पास ऐसे आएगा और दूसरा आपके पास ऐसे आएगा। ये दरमियान में समझ लीजिए क्या है, कार्बन का न्यूक्लियस। अब जो आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बना है दैट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो एंगल होगा जाहिर सी बात है वो 180 डिग्री होगा। यानी कार्बन की हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की स्टेट में जब आप बनाएंगे तो कार्बन को ऐसे दिखाएंगे, दरमियान में न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा कार्बन एटम। अब ये सारे ये तो हो गया दो, ये बाकी दो भी क्या उस तरह काम करेंगे। हाँ, इसमें जो 2py होगा सपोज कर लीजिए वो ऐसे होगा, जैसे मैं एक एटम को तस्करा करता हूं, ये आपके पास क्या हो गया, ये तो वही दरमियान वाला हिस्सा लीनियर, ठीक है। ये दो ऑर्बिटल्स हैं sp sp। अब ये क्या है, ये पूरा एक सिंगल ऑर्बिटल है जिसका नाम है 2py, और ये आपके पास पूरा एक सिंगल है 2pz, लेकिन डबल डंबल में, मतलब ये भी दो डंबल यानी डंबल शेप या कह लें दो लूप में, ये भी दो लूप में, लेकिन ये सिंगल लूप में दो हैं। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो अभी मैं आगे जाकर आपको सिखा देता हूं। जैसे मिसाल यूं ले लीजिए कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं 2py को, तो देखें ये मैं 2py को ड्रॉ कर रहा हूं, और 2pz को ड्रॉ करने के लिए आप यूं सपोज कीजिए ये हिस्सा पीछे है और ये हिस्सा आगे। तो बहरहाल ये जी आप मैंने यहां पर तो नहीं दिखाया था 2pz, यहां पर दिखाया जा सकता था एक पीछे और एक आपके पास डंबल आगे। बहरहाल ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शेप हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ वो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं उनको बनाना बेहतर है। वही मैं पहले बना चुका हूं, आपने भी वही बनाना है, लेकिन दिखाने की खातिर आपको मैंने 2py और 2pz भी दिखा दिए हैं। अब आपने एक एग्जाम्पल कोट करनी है, जो आपकी एग्जाम्पल है वो आपके पास है यहाँ पर इथाइन। सबसे पहले इथाइन का फार्मूला देखें, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी इस दफा आपको जस्ट एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि इसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, तो वो जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनेगा और पाई कैसे बनेंगे, इसको इस शेप से देखते हैं। यहां पर इथाइन का मॉलिक्यूल sp2 या sp3 से प्लेन नहीं होता, इसलिए हमने इसके लिए थोड़ा सा चेंज किया और sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये मॉलिक्यूल शेप में और अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन हो सकता है, उसमें एक्सप्लेन हो सकता है। देखिए भाई किस तरीके से, सबसे पहले एक कार्बन के लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ करें, एक और ये आपके पास 2। सिमिलरली दूसरे कार्बन के लिए भी ड्रॉ करें, ये एक और दूसरा आपके पास ये रहा। अब आप मान लीजिए कि यहां भी आपके पास एक कार्बन है और यहां पे भी आपके पास एक कार्बन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये रहा जी एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा। इस तरह दूसरे कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक ये रहा। कोशिश क्या करें, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया करें, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जब एक स्फीयर में रहते हैं या ऑर्बिटल में रहते हैं तो उनकी स्पिन डिफरेंट होती है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई एक बॉन्ड बन गया, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन उसी तरह से आएंगे जैसे हमारे पास यहाँ पहले आया करते थे। ये एक हाइड्रोजन और कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड। लो भाई एक लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री एंगल है, लेकिन फिर वहां पर मसला कौन सा आ रहा है, वही जो ये आपके पास 2py और 2pz है। चलो भाई 2py बनाते हैं। 2py को मैंने यहाँ बनाया है ब्लू कलर में, तो यहाँ भी मैं ब्लू कलर में दिखा देता हूँ। दोनों कार्बन के लिए आपको सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। अब क्या करें, इन दोनों को आपस में मिलाओ भाई, जैसे मैंने ये बनाकर दिखाया था। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपके पास क्या होगा, एक इस तरह का साइडवेज ओवरलैप, या फिर आप बोल सकते हैं पैरेलल ओवरलैप। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा भाई। तो पाई बॉन्ड ऐसे एक बनेगा, और दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे ये जो हमने बनाया 2pz, इसको भी लिखें, ये आपके पास पीछे से होता हुआ आगे आ रहा है और ये भी पीछे से होता हुआ आगे आ रहा है। तो इनके पीछे से, यानी अब आप समझ लीजिए कि ये डायग्राम अगर ऐसे खड़ी है तो ये ऐसे कर लें, पीछे से भी और आगे से भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो देखें भाई ओवरलैप दिखाने का तरीका, ये आपने पीछे से ऐसे लेके जाना है और इसे, और ये आगे से लेके आना है ऐसे। तो बेशक एक दो दफ़ा ऐसे मिला दें तो ये आपके पास बन जाएगा। इसी तरह से ब्लू वाले को भी बनाएं, ये देखें ये ऐसे और ये वाला भी ऐसे।
इस तरह कितनी ओवरलैपिंग हुई? पैरेलल, 2 दफ़ा। इसलिए जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड वो कितनी दफ़ा बनेगा? 2 दफ़ा। तो आप इसकी शक्ल ऐसे बना सकते हैं। अगर आप सादा करना चाहें तो इन शक्लों को सादा भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड जो कि हेड ऑन अप्रोच से बना है और पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में एक बॉन्ड और बना है, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन भी ऐसे दिखा सकते हैं। सिमिलरली इस डायग्राम को भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि ये एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड लेकिन एक पाई बॉन्ड भी, और यहाँ पर आपके पास एक H और दूसरा H, और इस तरह ये भी H और ये भी H। तो ये आपके पास एक और डायग्राम बनी। सिमिलरली इस तरह की डायग्राम यहाँ भी बना सकते हैं, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, जबकि 1 2 3 और 1 2 3 आपके पास हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। ये है जी आपके पास बेसिक सेंस कि किस तरह से sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उनके एंगल्स क्या है, उनकी ज्योमेट्रीज क्या है और उनकी एग्जांपल्स क्या है। और इन हाइब्रिडाइजेशन के बगैर आप कार्बन की टेट्रावैलेंसी साबित नहीं कर सकते, और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के बगैर आप कार्बन के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री है वो भी साबित नहीं कर सकते। इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो हो सकती है sp3 sp एंड sp2 एंड sp। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने ये सारा कुछ आपको एक साथ ही समझा दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इनको अलग अलग क्या कहते हैं हेडिंग बनाकर और उनके अलग अलग एंगल बनाकर और उनकी ज्योमेट्रीज बनाकर समझाएं या अपने एग्जाम में लिखें। जिस तरह आपका क्वेश्चन आएगा उसी तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। मेरा ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको किसी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, आई विल आंसर यू। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।